31 मई 1984 की शाम मेरठ की छावनी में हल्की गर्म हवा चल रही थी। 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर कुलदीप सिंह बराड़ अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन उन्हें मनीला के लिए उड़ान भरनी थी, कुछ दिनों की छुट्टियां बिताने के लिए। लेकिन उस समय पंजाब में हालात बिल्कुल अलग थे। राज्य अलगाववाद की आग में झुलस रहा था। कई गुरुद्वारों में भाषण दिए जा रहे थे, जहां पंजाब को भारत से अलग कर एक नए देश खालिस्तान बनाने की बात खुलकर की जा रही थी। इतना ही नहीं, लोगों से यह भी कहा जा रहा था कि अगर जरूरत पड़े तो भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए भी तैयार रहे। दिल्ली में बैठे अधिकारियों के लिए यह सब गहरी चिंता का कारण बन चुका था। स्थिति हर दिन और गंभीर होते जा रही थी और फिर सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह फैसला था ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने का, और इस बेहद संवेदनशील सैन्य अभियान की कमान सौंपी गई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को। बराड़ बाद में उस पल को याद करते हुए बताते हैं कि शाम को मेरे पास फोन आया। मुझसे कहा गया कि अगली सुबह यानी 1 तारीख को मुझे चंडी मंदिर पहुंचना है एक जरूरी मीटिंग के लिए। उसी दिन शाम को हमें मनीला के लिए निकलना था। टिकटें बुक हो चुकी थी, ट्रैवलर्स चेक भी ले लिए थे और हम दिल्ली जा रहे थे फ्लाइट पकड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें तुरंत अमृतसर जाना होगा, क्योंकि हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने गोल्डन टेम्पल परिसर पर लगभग पूरा कब्जा कर लिया था। बराड़ को साफ शब्दों में कहा गया, हालात बहुत खराब हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। इसे जितनी जल्दी हो सके ठीक करना होगा, वरना पंजाब हमारे हाथ से निकल सकता है। और उसी पल मेजर जनरल बराड़ को एहसास हुआ कि उनकी छुट्टियां अब इतिहास के सबसे कठिन सैन्य अभियानों में बदलने वाली हैं। मेरी छुट्टियां तुरंत रद्द कर दी गईं और मैं बिना देर किए हवाई जहाज से सीधे अमृतसर के लिए रवाना हो गया। ऐसा बाद में याद करते हुए बताते हैं कुलदीप सिंह बराड़। लेकिन इस कहानी की जड़ें उससे भी पहले शुरू हो चुकी थीं। भिंडरावाले का उभार। जरनैल सिंह भिंडरावाले को शुरू में कुछ राजनीतिक ताकतों का समर्थन मिला। उस समय रणनीति ये थी कि पंजाब की राजनीति में प्रभाव रखने वाली शिरोमणि अकाली दल के सामने ऐसा नेता खड़ा किया जाए जो सिखों के बीच उनकी पकड़ को कमजोर कर सके। धीरे धीरे भिंडरावाले के भाषण और ज्यादा आक्रामक और विवादास्पद होते चले गए। वो धार्मिक मंचों से भड़काऊ बातें करने लगे और कुछ ही समय में उन्होंने केंद्र सरकार को भी खुलेआम निशाना बनाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पंजाब में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती गईं। साल 1982 में भिंडरावाले ने पहले चौक गुरुद्वारे को छोड़ा और फिर अमृतसर के पवित्र परिसर गोल्डन टेम्पल में स्थित गुरु नानक निवास में रहने लगे। कुछ ही महीने बाद उन्होंने अकाल तख्त से अपने विचार और संदेश देना शुरू कर दिया। पत्रकारों से मुलाकात। वरिष्ठ पत्रकार सतीश जेकब, जो कभी बीबीसी के लिए काम करते थे, कई बार भिंडरावाले से मिलने गए। जेकब याद करते हैं कि जब भी मैं वहां पहुंचता, उनके सुरक्षाकर्मी दूर से आवाज लगाते, आओ जी बीबी जी आ गए। वो कभी बीबीसी नहीं कहते थे, बस कहते थे अंदर जाओ, संत जी इंतजार कर रहे हैं। एक बार जेकब अपने साथ मार्क टली को भी लेकर गए। भिंडरावाले ने उनसे पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? मार्क टली ने जवाब दिया, मैं ईसाई हूं। इस पर भिंडरावाले ने कहा, तो तुम जीसस क्राइस्ट को मानते हो? मार्क ने कहा, हाँ। भिंडरावाले ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जीसस क्राइस्ट की तो दाढ़ी थी, तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं है? मार्क ने हंसकर जवाब दिया, ऐसे ही ठीक है। भिंडरावाले ने तुरंत कहा, तुम्हें पता है, बिना दाढ़ी के तुम लड़की जैसे लगते हो। मार्क ने इस बात को हंसी में टाल दिया। जेकब ने उनसे पूछा, जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी? भिंडरावाले ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या खाक कार्रवाई होगी? फिर उन्होंने छत से दूर खेतों की ओर इशारा किया। देखो, उन खेतों के पार सिर्फ 7-8 किलोमीटर बाद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। अगर कुछ हुआ तो हम पीछे से निकलकर सीमा पार चले जाएंगे और वहां से छापा मार युद्ध शुरू करेंगे। जेकब कहते हैं, उन्हें हैरानी थी कि भिंडरावाले इतने खुले तौर पर यह सब बता रहे थे। ऑपरेशन से ठीक पहले 4 जून 1984 को सेना ने भिंडरावाले के लोगों की स्थिति समझने के लिए एक अधिकारी को सादे कपड़ों में स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर भेजा। अगले दिन यानी 5 जून की सुबह जनरल बराड़ ने ऑपरेशन में शामिल सैनिकों को अंतिम ब्रीफिंग दी।
वे बताते हैं, सुबह करीब 4 बजे मैं हर बटालियन के पास गया और लगभग आधे घंटे तक जवानों से बात की। मैंने उनसे कहा, जब हम स्वर्ण मंदिर के अंदर जाएंगे तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। हमें ये सोचना है कि हम इस जगह को आतंकियों से मुक्त कराने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप में से कोई अंदर नहीं जाना चाहता तो वो खड़ा हो सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 3 बटालियन में कोई नहीं उठा, लेकिन चौथी बटालियन में एक सिख ऑफिसर खड़े हो गए। बराड़ ने उनसे कहा, अगर आपकी भावनाएं इतनी प्रबल हैं तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। अधिकारी ने तुरंत जवाब दिया, सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट रैना हूं। मैं अंदर जाना चाहता हूं और सबसे आगे जाना चाहता हूं ताकि मैं अकाल तख्त में सबसे पहले पहुंचकर भिंडरावाले को पकड़ सकूं। लेकिन उस समय मेजर जनरल बराड़ और उनकी टीम को एक बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर मौजूद उग्रवादियों के पास रॉकेट लॉन्चर जैसे भारी हथियार भी मौजूद थे। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ उस रात की घटनाएं याद करते हुए बताते हैं, मैंने उनके कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि सेकंड लेफ्टिनेंट रैना की प्लाटून सबसे पहले अंदर जाएगी और वही सबसे आगे रहेगी। प्लाटून ने आदेश मिलते ही आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, अचानक मशीन गनों से इतनी तेज गोलीबारी शुरू हुई कि पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सेकंड लेफ्टिनेंट रैना पर लगातार गोलियां लगीं। उनकी दोनों टांगें बुरी तरह घायल हो गईं, हड्डियां टूट चुकी थीं और जमीन पर खून बह रहा था। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने रेडियो पर कहा, सर मैंने रुकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये रुक नहीं रहे। ये रेंगते हुए भी अकाल तख्त की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरकार आदेश देना पड़ा उन्हें जबरन उठाकर एम्बुलेंस में ले जाया जाए। बाद में डॉक्टरों ने उनकी दोनों टांगें काटनी पड़ी, लेकिन उनकी असाधारण बहादुरी के लिए मेजर जनरल बराड़ ने उन्हें भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र के लिए सिफारिश की। रात का हमला। ऑपरेशन की कमान संभाल रहे कृष्णा स्वामी सुंदर जी, रंजीत सिंह दयाल और जनरल बराड़ की रणनीति थी कि पूरे अभियान को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए। करीब रात 10 बजे हमला शुरू हुआ। काली वर्दी पहने कमांडोज, जिनमें पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक भी शामिल थे, को आदेश मिला कि वे परिक्रमा की तरफ बढ़ें, दाहिने मुड़ें और जितनी जल्दी हो सके अकाल तख्त की ओर बढ़ें। लेकिन जैसे ही कमांडोज आगे बढ़े, दोनों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों की जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में कई कमांडो गिर पड़े। जो बचे थे उन्हें बचाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान के नेतृत्व में गार्ड्स की 10वीं बटालियन आगे बढ़ी। उन्होंने सीढ़ियों के दोनों ओर बने मशीन गन ठिकानों को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन तभी सरोवर की दूसरी ओर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। कर्नल इसरार खान ने रेडियो पर अनुरोध किया, क्या हम सरोवर के उस पार की इमारत पर गोली चला सकते हैं? लेकिन अनुमति नहीं मिली। अब तक सेना को समझ आ गया था कि उन्हें जितना विरोध मिल रहा है उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। किलाबंदी का अंदाजा। बराड़ बताते हैं, सिर्फ 45 मिनट में हमें समझ आ गया था कि उनकी योजना, उनके हथियार और उनकी किलाबंदी इतनी मजबूत है कि उनसे पार पाना आसान नहीं होगा। सेना की योजना थी कि कमांडो अकाल तख्त के अंदर स्टन ग्रेनेड फेंकेंगे। इन ग्रेनेडों से निकलने वाली गैस किसी को मारती नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए आंखों में पानी आ जाता है, सिर दर्द होने लगता है और सामने कुछ साफ दिखाई नहीं देता। योजना ये थी कि इसी दौरान भारतीय सैनिक अंदर घुस जाएंगे, लेकिन समस्या ये थी, अकाल तख्त की हर खिड़की और हर दरवाजे पर रेत की बोरियां यानी सैंड बैग लगे हुए थे। ग्रेनेड अंदर जाने के बजाय दीवारों से टकराकर वापस परिक्रमा में गिर रहे थे और उनका असर खुद भारतीय जवानों पर पड़ने लगा। जमीन के नीचे से हमला। स्थिति और भी जटिल हो गई। सिर्फ ऊपर से ही नहीं, बल्कि अलगाववादी मेन होल से जमीन के नीचे से निकलकर मशीन गनों से फायर कर रहे थे और फिर तुरंत गायब हो जाते थे। इन लड़ाकों को प्रशिक्षित किया था शबेक सिंह ने। उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया था कि घुटनों के आसपास निशाना लगाओ, क्योंकि उनका अनुमान था कि भारतीय सैनिक रेंगते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन कमांडो खड़े होकर आगे बढ़ रहे थे। इस वजह से ज्यादातर सैनिकों को पैरों में गोलियां लगी, एपीसी और रॉकेट लॉन्चर। जब सैनिकों की प्रगति रुक गई तो जनरल बराड़ ने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर एपीसी इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही एपीसी अकाल तख्त की ओर बढ़ा, अचानक चीन निर्मित रॉकेट लॉन्चर से उस पर हमला हुआ। बराड़ बताते हैं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर है। उन्होंने रॉकेट दागा और एपीसी को उड़ा दिया। टैंकों की जरूरत।
चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी। कई जवान लगातार गिर रहे थे। आखिरकार जनरल बराड़ को टैंक को बुलाने का निर्णय लेना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि क्या टैंक को पहले से योजना का हिस्सा थे, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। टैंकों को इसलिए बुलाया गया क्योंकि सेना अकाल तख्त के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। सुबह होने का डर भी था। बराड़ बताते हैं, हमें डर था कि सुबह होते ही हजारों लोग आ जाएंगे और सेना को चारों तरफ से घेर लेंगे। पहले टैंकों के शक्तिशाली ज़ेनॉन और हैलोजन बल्ब इस्तेमाल किए गए ताकि अंदर मौजूद लोगों की आंखें कुछ पल के लिए चौंधी आ जाएं। लेकिन ये बल्ब सिर्फ 20-40 सेकंड तक ही काम करते थे और फिर फ्यूज हो जाते थे। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा और सुबह होने लगी, तो आदेश दिया गया टैंकों के सेकेंडरी हथियारों से अकाल तख्त के ऊपरी हिस्से पर फायर किया जाए ताकि ऊपर से गिरने वाले पत्थरों से अंदर छिपे लोग डरकर बाहर निकल आएं। लेकिन इसके बाद अकाल तख्त को भी एक सामान्य सैन्य लक्ष्य की तरह ही देखा जाने लगा। बाद में जब जगजीत सिंह अरोड़ा ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया, तो उन्होंने पाया कि भारतीय टैंकों ने अकाल तख्त पर कम से कम 80 गोले दागे थे। भिंडरावाले की मौत। जब मैंने जनरल बराड़ से पूछा कि उन्हें कब पता चला कि जरनैल सिंह भिंडरावाले और शबेग सिंह मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने कहा, करीब 30-40 लोग अचानक बाहर भागे। हमें लगा कि अंदर कुछ हुआ है। इसके बाद गोलीबारी धीरे धीरे बंद हो गई। सैनिकों को अंदर जाकर तलाशी लेने का आदेश मिला। तभी पता चला कि भिंडरावाले और शबेग सिंह दोनों मारे जा चुके हैं। लेकिन अगले ही दिन अफवाहें फैलने लगीं कि भिंडरावाले रात में भागकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने भी दावा किया कि वो उनके पास हैं और 30 जून को उन्हें टीवी पर दिखाया जाएगा। बराड़ बताते हैं, मुझे सूचना एवं प्रसारण मंत्री HK भगत और विदेश सचिव महाराज कृष्ण रसगोत्रा का फोन आया। उन्होंने पूछा, आप कह रहे हैं कि वो मर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि वो जिंदा है। बराड़ ने जवाब दिया, उनकी पहचान हो चुकी है। उनका शव उनके परिवार को सौंप दिया गया है। उनके अनुयायियों ने उनके पैर छुए हैं। वो मर चुके हैं। अब पाकिस्तान जो चाहे कहता रहे। ऑपरेशन के बाद इस पूरे अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए और 248 सैनिक घायल हुए। इसके अलावा 492 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 1592 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिख समुदाय की भावनाओं को गहराई से आहत पहुंचाया। सैन्य दृष्टि से ये भारतीय सेना की जीत थी, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे एक बड़ी हार माना गया। इसकी टाइमिंग, रणनीति और क्रियान्वयन पर कई सवाल उठे और कुछ ही महीनों बाद इस ऑपरेशन की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर